जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों हम जो पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के सुपर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, उसकी सीरीज की जो क्लास है वो है नंबर 8। 8वीं क्लास में सभी प्रिय साथियों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। मेरे दोस्तों, मेरी एक शिकायत है थारू और की कौन ज्यादा लंबी चौड़ी क्या है कि तुम क्लास देख लेते हो, एक कमेंट कौन करो प्यारो सो गुरुजी आबाद, एक लाइक कौन करो, सब्सक्राइब करो तो थारी मर्जी है, करो तो ना करो, बाकी कमेंट तो करी देख रहे हो यार। मंठा लग जाए कि हाँ क्लास देख ला रहे है को नहीं। कमेंट करने में कि टाइम लगेगा नहीं बताओ गुरुजी, हमारे पढ़ाई का थोड़ा टाइम अलग है, डिस्टर्ब होता है। चलो भाई कोई बात को नहीं, डिस्टर्ब होगा तो भाई विजन इंस्टीट्यूट जो ऐप है वहां पर आप कोई भी प्रकार एसएससी का जो है वो कोर्स ले सकते हो और हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पे जो है वो संपर्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अपने बढ़ जाते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है और इस प्रश्न पर कूद कर पढ़ो और राइट उत्तर जो है वो फटाफट बता दो मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसका जो राइट उत्तर है वो क्या होगा? तो अगर हम बात करें मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पहले आप मुझे एक बात बताओ, मृदा दिवस कब आता है? मृदा जो दिवस आता है वो आता है 5 दिसंबर। कब आता है मेरे दोस्त? 5 दिसंबर को मृदा दिवस आता है। और यूएनओ का नाम सुना होगा, बिल्कुल गुरुजी, यूएनओ ने मृदा वर्ष कौन सा घोषित किया? अरे यूएनओ ने मृदा वर्ष कौन सा घोषित किया? तो याद रखिए 2015। 2015 का जो वर्ष है वो यूएनओ ने जो है वो मृदा वर्ष घोषित कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब मुझे एक बात ये बताओ कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? एक बात। दूसरी, यूएनओ की स्थापना कब हुई मेरे दोस्त? ये फटाफट जो है वो जवाब दे दीजिएगा। देखो, अगर हम बात करें यूएनओ के मुख्यालय की, तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क। बोलो कहां पर? न्यूयॉर्क। और स्थापना जो होती है वो होती है अक्टूबर 1945। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन मेरे दोस्तों पेडालॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पेडालॉजी में। किसमें किया जाता है? पेडालॉजी में। अगर हम बात देखें लिम्नोलॉजी और प्रश्न आ जाए झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो झीलों का अध्ययन जो कहलाता है वो लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? लिम्नोलॉजी। लिथोसोल्स बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी को। पर्वतीय जो मृदा होती है उसे क्या बोलते हैं? लिथोसोल्स। मुझे एक प्रश्न बताओ, मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है क्षेत्रफल के हिसाब से? भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा जो है वो कौन सी है? ये प्रश्न बताओ। तो इसमें मेरे दोस्त आप एक ट्रिक याद रखना। क्या काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं? जल काले, बोलो जल काले, जल काले। जैसे याद रखिएगा जलोढ़, जैसे क्या याद रखोगे? जलोढ़। ले से याद रखना लाल मिट्टी, ले से लाल मिट्टी। का से काली, का से काली। और ले से लेटेराइट। मिट्टी बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट। और लेटेराइट मिट्टी भारत में सर्वाधिक किस राज्यों में होती है? केरल में। कौन से राज्य में होती है? केरल के अंदर। ये बात जो है तुम याद रख लेना, ठीक है? हाँ, इसका फटाफट जो है वो नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, चलिए अब हम बात जो कर लेते हैं वो नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि भारत में जलोढ़ के बाद सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अभी मैंने क्या बोला? जल काले। क्या बोला भाई? जल काले। जैसे जलोढ़, ले से बोलो क्या मिल रहा है ऑप्शन में? ले से गुरुजी लेटेराइट भी मिल रहा है, लाल भी मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया? 2 नंबर पे लाल, लेटेराइट 4 नंबर पे है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सी मृदा? लाल मिट्टी। बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो सुनना ध्यान से। लाल मृदा, देखिएगा मेरे दोस्त, लाल मिट्टी में लोहा एल्यूमिनियम अधिक पाया जाता है।
लोहा ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल। लोहा ऑक्साइड के कारण रंग कैसा होता है? रंग होता है लाल। काली मिट्टी का काला रंग होने का कारण क्या है? टिटेनीफेरस। टिटेनीफेरस। टिटेनीफेरस के कारण काली मिट्टी का जो रंग होता है वो बताइए वो किस प्रकार होता है? वो रंग होता है काला। ठीक है, याद रखना। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, लाल मिट्टी जो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है वो किस बेल्ट के अंदर? प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है, प्रायद्वीप पठार जो है, वहां पर जो आपको मिट्टी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? लाल। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर जो मिट्टी मिलेगी, क्षेत्र पर जो मिट्टी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? वह लाल मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल। यदि हम बात कर लेते हैं काली मिट्टी की, मन में आ गया भाई काली मिट्टी के बारे में बताने का। काली मिट्टी के उपनाम इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, फिर मैं बता रहा हूं तुम्हें। इसे बोलते हैं लावा। कौन सी मिट्टी? लावा। इसे बोलते हैं कपासी। इसे क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। और इसे ही बोला जाता है रेगुर। क्या बोला जाता है? रेगुर मृदा। और इसे ही बोलते हैं चरनोजम। कौन सी मिट्टी? चरनोजम। काली मिट्टी की बात करें तो किस फसल के लिए लाभदायक होती है? कैसे काली, कैसे कपास। कैसे काली, कैसे कपास। कपास याद रखिएगा, सोयाबीन याद रखना है आपको, तंबाकू याद रखना है। क्या याद रखना है? तंबाकू। तो यहां पर ये जो मिट्टी है वो फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। इस मिट्टी को लावा नाम से बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक विस्तार कहां देखने को मिलता है? मालवा प्रदेश, मालवा पठार के अंदर। भारत में सर्वाधिक पठार जो भारत में सर्वाधिक जो इस काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है वो कहां पर? मालवा के पठार के अंदर। बोलो, बात समझ में आई? बिल्कुल सर, बात समझ में आ चुकी है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आ गया गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। कौन सी नदी का? गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सुनिएगा ध्यान से। ये अपना भारत है दक्षिणतम, और भारत में एक तीनों स्थान के बारे में बता देता हूं। तीनों स्थान के बारे में बता देता हूं। यहां तो है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर यहां है गुरुजी। मतलब ये जो स्थान है वो इस क्षेत्र में है, नासिक के अंदर। और नासिक आप सभी जानते हो कहां पर है? नासिक का महाराष्ट्र में। तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र से बहते हुए ये नदी अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जल लेकर जाने वाली? वो है गोदावरी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा जो कहा जाता है, दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो इसको। अब आप कहोगे गुरुजी अगर ऑप्शन में कावेरी आए तो क्या करें? तो कावेरी ही करना, क्योंकि इससे दक्षिण में कावेरी बहती है। अब बात करते हैं अपने नदी कावेरी की। कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक से। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? कर्नाटक। कर्नाटक में पहाड़ी है ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो कौन सी है? कावेरी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, देखो गोदावरी नदी पूछा है मेरे भाई, गोदावरी नदी पूछा है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो कहां से है? त्र्यंबकेश्वर से। कहां से है? त्र्यंबकेश्वर से। अगर हम बात करें रायपुर, रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ रायपुर से जो नदी निकलती है सिहाबा जिले से, उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। और इसी महानदी पर बांध बना हुआ हीराकुंड। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? इसी नदी के ऊपर है। याद रखना ये भारत का सबसे लंबा बांध। और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील, उस झील का नाम है बेम्बनाद झील। बेम्बनाद झील जो है लगभग 96 किलोमीटर आपको लंबी जो है वो देखने को मिलेगी। कितने किलोमीटर? 96 किलोमीटर। बिल्कुल भाई। तो याद रखिएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्र्यंबकेश्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिशन सागर व नागिनी झील कहां पर है?
मैं आपको उत्तराखंड की एक बात बताऊं, ताल नाम से जो झील आएगी लगभग भारत के अंदर वो उत्तराखंड के अंदर ही होगी। जैसे जैसे बोले तो नैनीताल, कौन सी झील भाई? नैनीताल। नैनीताल के बाद याद रखना राक्सताल, राक्सताल के बाद याद रखना डोडी ताल। कौन सा ताल? डोडी ताल। सात ताल, बोलो कौन सा? सात ताल, सात ताल। माला ताल, माला ताल। खुरपा ताल, कौन सा ताल? खुरपा ताल, खुरपा ताल। बोलो इतना याद हो जाएगा। ताल ताल से जो नाम आए वो उत्तराखंड। बात करें हिमाचल प्रदेश की, गोविंद सागर जो झील है, गोविंद सागर जो झील है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो कृत्रिम झील मानी जाती है, कृत्रिम झील का उदाहरण है वो है गोविंद सागर। इसमें और कौन कौन सी झील है? मणि महेश है। मणि महेश के बाद सूर्य, यहां याद रखना सूर्य ताल, ये उत्तराखंड में मत कर देना। सूर्य ताल कहां है? हिमाचल में। गोविंद सागर, मणि महेश, सूर्य ताल, राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप, सुराणा नहीं, महाराणा, महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप जो झील है वो सारी की सारी चारों झीलें हिमाचल प्रदेश में है। नाग नाम से कोई भी झील आए तो क्या करोगे? उत्तर जम्मू कश्मीर। बोले तो नागिनी, बोले तो नागिनी, बोले तो बिशन सागर, बिशन सागर, बिशन सागर। मानस बल, मानस बल, बुलर, डल, शेषनाग। शेषनाग वही झील है जहां से झेलम नदी का उद्गम होता है। अरे झेलम नदी, उद्गम का मतलब होता है जहां से नदी निकलती है, जहां से नदी निकलती है उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उस क्षेत्र को बोलते हैं उद्गम। तो झेलम नदी का जो उद्गम होता है हिमाचल जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से। अब विशन सागर और नागिनी झील जो है वो कहां पर है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में झीलों की नगरी भी श्रीनगर को कहते हैं। भारत में सर्वाधिक झील कहां पर है? श्रीनगर के अंदर। कहां है? श्रीनगर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आ गया है। भारत में झीलों की नगरी, वाह वही अभी बताया वही प्रश्न आया। अगर प्रश्न पूछ ले विश्व में झीलों की नगरी, विश्व में झीलों की नगरी, अगर पूछे विश्व में झीलों की नगरी तो करना फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो विश्व में झीलों की नगरी है। क्या है? झीलों की नगरी। अगर बात करें भारत में झीलों की नगरी, अगर बात की जाए भारत में झीलों की नगरी, वो है श्रीनगर। कौन सी है भाई? श्रीनगर। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान में लेक ऑफ सिटी जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहते हैं उदयपुर की। लेकिन हमसे प्रश्न जो पूछा है वो इंडिया, भारत का, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। गुलाबी क्रांति किसके लिए थी? मैंने आपको सारी क्रांतियां लिखाई थी, एक बार और मैं आपको जानकारी दे दूं। एक क्रांति का नाम सुनते हो आप जिसका नाम है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? हरित। हरित क्रांति कितनी हुई थी गुरुजी? हरित क्रांतियां जो है वो 2 हुई थी। कितनी हुई थी? 2। पहली जो हरित क्रांति है वो 1966 से 67, 1966 से 67, और उसके बाद दूसरी की बात करें तो 83 से 84, 1983 से 1984। 2 प्रश्न यहां ये याद रखना। हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो डॉक्टर नॉरमन वोरलॉग को, नॉरमन वोरलॉग, नॉरमन वोरलॉग। याद रखिएगा ये प्रश्न, ठीक है? बिल्कुल याद रख लेंगे। भारत में एमएस धोनी बहुत चर्चा में रहते हैं, तो एमएस से याद रखना एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। बिल्कुल। विश्व में झीलों की विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो नॉरमन जो है वोरलॉग, और भारत में एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के अंदर पहली बात करें तो ये खाद्यान्न फसलों के लिए थी। किनके लिए थी? खाद्यान्न फसल के लिए। ये भी किसके लिए थी? खाद्यान्न फसल के लिए। खाद्यान्न फसलों में 2 फसलों को प्राथमिकता दी गई थी, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल। बोलिए क्या लिखा मैंने खाद्यान्न फसलों में? 1 नंबर पे लिख दिया गेहूं,
2 नंबर पे लिख दिया चावल। प्रथम जो हरित क्रांति हुई थी उसमें जो प्राथमिकता दी गई, अब वो किसे दी गई? वो दी गई गेहूं। गेहूं के बगैर कुछ नहीं, गेहूं के बगैर कुछ नहीं। आप कितने प्रोडक्ट खा लें बाहर को, इन्ना को बिना को, गेहूं को डेली खाते हैं, बोर नहीं होते। और एक कोई भी चीज है थे लगातार कोई चीज खाओगे तो बोर हो जाओगे उसको खाने पर, लेकिन गेहूं खाने पर कभी बोर नहीं होते। एक जैसी सब्जी को खास को लगातार खा के देख लियो, बोर हो जाएगा। गेहूं खाने पे बोर होते हो? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल। अगर आप बात करें दूसरी हरित क्रांति में चावल को प्राथमिकता दी गई थी, और वर्तमान भारत भी चावल को प्राथमिकता दे रहा है। कैसे? जैसे वर्तमान का मोल देखा जाए तो बिहार से आ रहे हैं चावलों के गट्टे, किसके साथ? उसी के साथ। तो उसके तहत अब किसको बढ़ावा मिल रहा है? चावल को। तो याद रखना, वर्तमान यानी पहली बार, उसके बाद वर्तमान, बाद वाली क्रांति में चावल को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। गुलाबी क्रांति जो लाई गई वो झींगा मछली के लिए, झींगा मछली उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए। मत्स्य रह पानी में पानी होता है नीले रंग का, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। तिलन सरसों होती है पीली, पीली क्रांति सरसों के लिए। दूध होता है सफेद रंग का, सफेद होगा नहीं। तो श्वेत क्रांति जो लाई गई वो किसके लिए लाई गई थी? दुग्ध उत्पादन के लिए। मुझे एक प्रश्न बताओ, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, दिल की गहराई से ये प्रश्न पूछ रहा हूं, आरआरबी बैंक की, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड बैंक की स्थापना जो होती है वो होती है 2 अक्टूबर 1975 में। ये प्रश्न आप याद रखना। नाबार्ड बैंक और आरआरबी कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2 बैंक खोले गए थे, एक था नाबार्ड बैंक और एक था आरआरबी। इस आगे वाली गेंद पे बिल्कुल छक्का लगना चाहिए, चौके से काम नहीं चलेगा। इस पे जरा आप राइट उत्तर छाप दो। भारत की सीमा 7 देश के साथ लगती है। प्रश्न ये पूछा है कि बांग्लादेश के बाद सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? देखो, बचपन बहुत अच्छा बीता था, बचपन बीता था अच्छा। और बचपन में क्या करना था? हमने सोचा था कि हम बीए करेंगे। क्या करेंगे? बीए। बचपन में क्या करेंगे? बहुत खुश नसीब होते हैं जिसके हिस्से में बीए आती है, बहुत खुश नसीब होते हैं जिसके हिस्से में बीए आती है। हाथ ऊपर करो किसकी बीए की हुई है। हाँ, तो खुश नसीब हो। बी से बांग्लादेश, तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? बांग्लादेश की। 2 नंबर पे जो सीमा लगती है वो चीन की। 3 नंबर पे जो सीमा लगती है पाकिस्तान। ये बता रहा हूं सर्वाधिक से न्यूनतम। गुरुजी फिर किलोमीटर लिखाओ आगे, फिर हमारा जो है क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा। ने से याद रखो पहले नेपाल, मैं से याद रखो, कोई नहीं पूछता सीमा सुमा कितनी लगे, म्यांमार। बी से याद रखो भूटान, और ए से क्या याद रखोगे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। इनकी राजधानी याद करो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चीन की बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और नेपाल की काठमांडू। नेपाल की जो राजधानी है बताइए कौन सी है? काठमांडू। म्यांमार की राजधानी नेपैदा, म्यांमार की राजधानी नेपैदा। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, और अफगानिस्तान की काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी बोलिए कौन सी है? काबुल। बाबर का मकबरा कहां बना हुआ है? काबुल। एक बात और याद रखनी है थे के अंदर, बांग्लादेश की सीमा लिख ही लो, चलो, 4096 किलोमीटर। चीन की सीमा 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर, या 3323 मिलता, 3310 भी मिल जाता लिखा हुआ। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा 55, 3323, 55 में एमबी 1662, हाँ 1751 1642 किलोमीटर म्यांमार की सीमा। थिम्पू की सीमा यानी नेपाल की सीमा, भूटान की सीमा 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा लगती है 80 किलोमीटर या 106 किलोमीटर। ये बात दिल से याद कर लेना मेरे।
सारों ज्यादा सीमा बांग्लादेश, बचपन याद करो, बांग्लादेश चीन पाकिस्तान नेपाल याद करो, बांग्लादेश चीन पाकिस्तान नेपाल, बांग्लादेश चीन पाकिस्तान नेपाल, बांग्लादेश चीन पाकिस्तान नेपाल, बांग्लादेश चीन पाकिस्तान नेपाल, म्यांमार भूटान अफगानिस्तान। जिंदगी में कभी भी बेला नहीं बैठना है। बेले बैठे हो खाली स्थान, खाली दिमाग शैतान का घर, पता नहीं क्या क्या ख्याल आएंगे, है या नहीं। तो बेले नहीं बैठना है, काम करते रहा करो पूरे दिन। ओके गुरु जी। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वही गया, चीन है। ठीक है, और बहाने तो खासकर कभी जिंदगी में नहीं मारने। समझ में आई बात? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न राज्यों में तटीय प्रदेश से कौन सा राज्य नहीं लगता है? दिल में बिठा लो 9 राज्य। तटीय प्रदेश से राज्य कितने लगते हैं मेरे भाई? 9 राज्य। 1 2 और ये बना 3 में 4 में भारत का मानचित्र। सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है वो गुजरात, 1 नंबर पे याद करना है गुजरात। गै से गुजरात और गै से गोवा, बीच में आ जाएगा महान महाराष्ट्र। करो याद, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, इसके नीचे आ जाएगा कर्नाटक और इसके नीचे आ जाएगा केरल। 5 राज्य जो हैं वो इस प्रकार लगते हैं। 5 राज्य जो है वो इस प्रकार, इधर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल। 4 ये हो गए, टोटल हो गए 9। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो गुजरात की 2000 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? गै से गोवा, गोवा लेकिन है छोटो लिखड़ो, जो छोटा है उसकी कम, बड़ा लिखा हुआ है गुजरात बड़ो है तो ज्यादा सीमा। आंध्र प्रदेश की लग रही है, पश्चिम बंगाल की लग रही है, उड़ीसा की लग रही है, एक की नहीं लग रही, बताओ कौन सा? बिल्कुल ये गया तेल लगाना, तेल लेने। किया गुरुजी? तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर कौन ही? सानिया मिर्जा। गठन हो, तेलंगाना की राजधानी बताओ किए थे? हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहती थी। इसमें संविधान सभा में पुलिस या बिचर गया, शामिल हो गया कौन नहीं हुआ है, तो पुलिस की सहायता से इसे शामिल किया गया था। किसकी सहायता से? पुलिस। समझ में आई? ठीक है, तो तेलंगाना राइट उत्तर हो जाएगा। भारत को ईरानियों द्वारा क्या नाम दिया गया था? देखो भारत का नाम क्या है? एक तो है भारत, जब 0 दिया मेरे भारत ने। एक है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, और एक है इंडिया, एक है इंडिया, एक है जम्बू द्वीप। अगर पूछे भारत किस द्वीप पर है, तो भारत जो है वो जम्बू द्वीप है। एक टाइम में भारत का जम्बू द्वीप भी नाम रहा है। इंडिया जो देखो ई वाला जो नाम है, ई के विपरीत नहीं रखना है। तो ये तो दिया था हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान नाम दिया था वो ईरानियों ने। ईरानी जो लोग थे वो सह को है बोला करते थे। सह को क्या बोलते थे? है। किथे जावे सह नहीं, किथे जावे है बोलते। सह को क्या बोलते हैं? तो उस समय अपने महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु। तो सह को क्या बोलते हैं? तो बोलो क्या? हिंदू। इसलिए ईरानियों ने जो नाम दिया वो क्या दिया? हिंदू। और जो यूनानी लोग आए थे, यूनानी सिंधु नदी को बोलते थे इंडस। तो इंडस से क्या बना है? इंडिया। भारत आर्यों में एक सबसे शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था भरत। वाह भाई वाह, क्या नाम है! इस भरत पे ही नाम क्या पड़ा है? भारत। भरत नाम एक अच्छा नाम है ना, एक प्यारा नाम है, प्रेम करने वाला नाम है। तो भरत नाम ना देखे गोदी चकले करो। ठीक है, आ जाओ भाई। अच्छा, इसका उत्तर पता लगी गया। ईरानियों ने नाम क्या दिया? ईरानियों ने नाम दिया इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ये रहा हमारा भारत। ठीक है, ये रही पूर्व की दिशा और ये रही पश्चिम की, ये रही दक्षिण की। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु
और पश्चिमी राज्य हो गया गुजरात। बात करें पूर्वी राज्य की, भी ये सारे पूर्वी हैं? नहीं मेरे भाई, पूर्वी तो हैं, अरुणाचल प्रदेश जितना पूर्व में इतना नहीं है। तो इस पूर्वी राज्य कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश। मैं प्रश्न पूछता हूं, बताओ तोरा बोरा की पहाड़ी कहाँ है? तोरा बोरा की पहाड़ी है अफगानिस्तान में। नामचा बरवा पर्वत कहाँ है? नामचा बरवा, तो नामचा बरवा पर्वत जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। देखिएगा भाई, इसका राइट उत्तर क्या होगा? सबसे पूर्वी राज्य है धनीसी करके बी ऑप्शन को उड़ा दीजिए। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में सर्वाधिक, दक्षिण भारत के अंदर चाय कहां पर होती है? कर्नाटक में सर्वाधिक होती है कॉफी और कहवा, और सनफ्लावर भी होते हैं। तीन फसलें याद रखना। तमिलनाडु के अंदर दक्षिण भारत में होती है चाय और चाय, ठीक है। केरल में होती है केरल में होता है नारियल, नींबू, गरम मसाला। आंध्र प्रदेश में होता है मक्का, तंबाकू, अदरक। मक्का, तंबाकू और अदरक कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक दक्षिण भारत में, देखो वैसे चाय सर्वाधिक जो होते, चाय सर्वाधिक जो होती है वो होती है असम के अंदर। कहां पर? असम में। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पर्वतीय, क्योंकि पर्वतीय मिट्टी में, पर्वतीय मृदा में अम्लता की मात्रा ज्यादा होती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक दक्षिण भारत में तमिलनाडु में होती है चाय, ठीक है। मक्का बता गया, सर्वाधिक कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश। नाबार्ड बैंक की स्थापना बताई ना, बोलो कब? 75 में हुई थी या 82 में हुई थी या 85 में या 78 में? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, 1982 में। चलो ये बताओ प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? ये बता गए ना, मैं मान जाऊंगा। प्रथम औद्योगिक नीति बोल जाओ। अंतिम औद्योगिक नीति कब आई? बोलो बोलो। नहीं पता? अरे मैं थाने पीट दूंगा, दे लो क्लास के अंदर उभार वो आगे। प्रथम औद्योगिक जो नीति आई थी वो आई थी अप्रैल 1948 के अंदर भारत में। राजस्थान के अंदर प्रथम औद्योगिक नीति 1978 के अंदर। अंतिम औद्योगिक नीति की अगर हम बात करें, तो अंतिम औद्योगिक नीति की बात करें तो 1991 में, 1991। इसके अंदर तीन शब्द दिए गए: उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, निजीकरण, सरलीकरण। एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल। हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल। तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण है, सरलीकरण नहीं है, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण। तो ये याद रखना 1991। आ जाओ भाई, बिल्कुल आ जाओ। आप लेके आ जाओ सर इनको, बिल्कुल। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 में। आरआरबी की स्थापना कब हुई ये बताओ? रीजनल रूरल बैंक, 1975 में। कब हुई बोलो? 1975। कब हुई? 1975 के अंदर। नेक्स्ट, हम्पी। हम्पी कर्नाटक में किस नदी के किनारे है? बता दीजिए। अरे कर्नाटक में हम्पी किसकी राजधानी? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर ये नहीं है जो अनूपगढ़ के पास है। विजयनगर जो साम्राज्य है वो दक्षिण भारत में एक हिंदू बहुत बड़ा साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। और किसने की स्थापना?
ये जो स्थापना है विजयनगर साम्राज्य की वो की थी हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने क्या कर दी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी मेरे भाई। ये बात है दिमाग खोलकर अपने फील्ड कर लेना। इब्न बतूता जो मोरक्को से अफ्रीका से भारत आया था वो किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली की आपातकालीन राजधानी बनाई थी देवगिरी को। देवगिरी, देव माता नहीं याद करना, देवगिरी। और इसी का नाम बदल के क्या किया था, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद नया राजा बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक राजा बनते ही, देखो इसे बताते हैं औरंगजेब, दिल्ली औरंगजेब का अग्रगामी। औरंगजेब का अग्रगामी किसे कहते हैं, अग्रगामी इसी को कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का अकबर, दिल्ली सल्तनत का अकबर, बिल्कुल। देखो क्लास ईमानदारी से देखा करो, शोर मत किया करो बीच में, चुप होके बैठा करो, बिल्कुल। गुरुजी थाने की पता लग जाए, अरे भाई दिल के अंदर हो तुम, पता लगता है सब। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो हिसार नगर की स्थापना किसने की थी, हिसार हरियाणा में। जौनपुर नगर किसने बसाया था, तो याद रखना हिसार और जौनपुर। 23 प्रकार के टैक्स खत्म कर दिए थे इसने भाई ने, अब वाब करों को खत्म किया और 4 नए कर शुरू किए थे। कौन कौन से, जजिया, जजिया कर, जकात, जजिया जकात खुम्स खराज, जजिया जकात खुम्स खुराज, ये 4 कर जो वो शुरू किए थे, ठीक है, याद रखना ये प्रश्न। अच्छा गुरुजी आपने तो पूरा खोल के रख दिया चिट्ठा, रखेंगे भाई, आपका प्यार इतना मिल रहा है इन क्लासों में। हम्पी कर्नाटक में किस नदी के किनारे है, पेरियार जो नदी है उसका संबंध तो है केरल से, तो ये तो नहीं होगा। जुआरी नदी का संबंध है गोवा से, ये भी नहीं होगा। शरावती और तुंगभद्रा दोनों कर्नाटक से संबंधित है। देखो हम्पी जो है, हाँ जब भरांगा जब तंग हो जाएगा, तो तुंगभद्रा, हम्पी किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, विजय होने में तंग तो होगे, शरीर को भी कष्ट होगा मेरे भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ, नहीं आओगे चलो कोई बात। एंजल जलप्रपात कहां है, एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मेरे भाई, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक तो बात ये याद रखना, बिल्कुल रह जाएगी, रह जाओगे, ध्यान में रह जाओ। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला की पहाड़ी है, वहां पर है ये, कोरो नदी पर। कौन सी नदी पर, कोरो नदी। इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा, इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। गुरुजी सहारा मरुस्थल कहां है, सहारा जो मरुस्थल है, कालाहारी जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में है। कालाहारी, कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट कहां पर है, अफ्रीका के अंदर। भारत में सरसों, इसबगोल, धनिया सबसे ज्यादा कहां होता है, सरसों का नाम आते ही हम तो एक ही उत्तर करेंगे, क्या बोले तो राजस्थान, बोले तो राजस्थान। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है सबसे ज्यादा, सोयाबीन में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, और दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, यूपी में। कहां होता है, यूपी में। कपास और मूंगफली, कपास और मूंगफली का उत्पादन बताइए सर्वाधिक कहां पर होता है, तो आप कहोगे गुजरात में। कहां पर, गुजरात में। चलिए सरसों आए तो राजस्थान करना भाई। शिव समुद्र जलप्रपात कहां पर है, कर्नाटक में। किस नदी पर है बता दो, शिव, शिव है कावेरी, कहां पर, कावेरी, क्योंकि कर्नाटक की मैंने नदी बताई थी कावेरी। शरावती नदी पर है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर है।
याद रखिएगा ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। उससे पहले प्यारी सी जानकारी तुम सभी साथियों के लिए। गुरुजी वो प्यारी जानकारी क्या है अभी बता देते हैं भाई, अभी बता देते हैं। चलो यहां वो डायग्राम मिल नहीं रहा जो जानकारी वाला है, ठीक है। ये रहा, ये दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। अब था नहीं लगा कि मैं फिनलैंड में खड़े हूं, लग रहा है कि मैं फिनलैंड में खड़ा हूं, लग रहा है ना? बिल्कुल आप फिनलैंड में खड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। ये फिनलैंड अभी दिखाया था। जो बात करें हुंड्रू जलप्रपात, तू कट भागा भाई। हुंड्रू जलप्रपात की यदि हम बात करें तो वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहां पर है? झारखंड में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर कहां है? झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, सॉरी, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग दो भाग में समान भागों में विभाजित करती है? तो भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, याद रखिएगा। जनसंख्या दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? जनसंख्या की बात करें तो सारों ज्यादा दुनिया में जनसंख्या है चीन में, और चीन का बाद सारों ज्यादा जनसंख्या इकट्ठा है भारत में। ये बात मैं बता रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन एक आंकड़ा आया उसमें यह बताया कि भारत की सर्वाधिक दुनिया में ज्यादा संख्या है। भारत की दुनिया के अंदर 2.42% जनसंख्या बताई जाती है, सॉरी 17.5%, ठीक है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान है 7वां। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में दुनिया का देश है रूस, फिर है कनाडा, और ABC पे आएगा चीन। रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, दक्षिण अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नंबर 1 पे रूस, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे चीन, नंबर 4 पे और नंबर यूएसए, नंबर 4 पे यूएसए, नंबर 5 पे ब्राजील। अरे चुप हो जाओ तो। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे है भारत, ठीक है, याद रखना। भारत का क्षेत्रफल दुनिया में याद करें तो याद रख लेना 2.42%, 2.42%, बिल्कुल याद रखना। आज की क्लास का समापन अपने इसी प्रश्न को लेते हुए करते हैं। इसका राइट उत्तर आप फटाफट अब तो कमेंट में बता ही सकते हो। चलो कमेंट में मैं इंतजार करूंगा। ये प्रश्न जो है वो देखते हैं कौन कौन साथी जवाब देता है। इस नोट्स की जो पीडीएफ है और रात को 10 बजे, गुरुजी 10 बजे में पहला क्यों नहीं? 10 बजे थाना जगाना जरूरी है। जीके बाय अजय सर विजन इंस्टीट्यूट जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध हो जाएगी। फिर भी नहीं मिल रहा ऐप का और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन को खोल के देखो एक बार जरा, वो हाँ मिल जाएगा। बात समझ में आई? जितना आज पढ़ाया क्लास में आनंद आया तो बिल्कुल सभी साथी स्टेटस लगा लेना, दिल गार्डन और शांति बिल्कुल है वो मिल ही जाएगी। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।